हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। I'm सूर्यभान सिंह राजपूत। तो आई होप आप लोग की जेईई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही हो। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आ गया हूं प्यारे बच्चों, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लास्ट वीडियो में, इसी सीरीज में मैंने वर्नियर कैलिपर के ऊपर एक वीडियो बनाया था प्यारे बच्चों, राइट। तो मेक श्योर करें, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये भी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर ही आता है टॉपिक, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे एग्जाम में इसके ऊपर सवाल पूछा जाए। तो वर्नियर कैलिपर का आप वीडियो जरूर देखें। चलिए, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने बोला था कि सर हमें आप पोटेंशियोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर रिवाइज करवा दीजिए, तो इसीलिए मैं वीडियो लेके आया हूं। मैं आपको बता दूं, जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हॉट टॉपिक फॉर जेईई एडवांस। तो हॉट टॉपिक्स के अंदर ये पोटेंशियोमीटर और गैल्वेनोमीटर को इंक्लूड किया जा सकता है प्यारे बच्चों, राइट। तो अगर आपको ये टॉपिक आता है, बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो को देख के आप कुछ नई चीजें सीख सकते हैं मुझसे। और अगर आपको ये नहीं आता है तो बेटा इसको सीरियसली, जेन्युइनली, जो भी अगले 45 मिनट्स और 50 मिनट्स का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, उस पर बहुत ही ध्यान से सीखने की कोशिश करें। इस वीडियो को देखने भर मात्र से आपकी ये तीनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अंदर मैंने कुछ एडवांस के पीवाईक्यू लिए हैं, तो मैं पहले वो पीवाईक्यू पढ़ूंगा, आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको उसके रिलेटेड कंसेप्ट को आपको बताऊंगा, राइट। और फिर वो कंसेप्ट सीखने के बाद हम वापस से उस सवाल को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। बच्चे, सेशन के अंत तक बने रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है बेटा। हाँ, बीच में आइए, 15 मिनट अपन ने आपने पढ़ा, उसके बाद आगे अपन नहीं बने, ये दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू इटसेल्फ। ऑलराइट बच्चे, तो मेक श्योर करें सेशन के अंत तक बने रहे। और स्टार्ट करने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बूम बूम जेईई 23। ऑल राइट एवरीवन, ताकि आपको कन्विक्शन आए कि अपन फोड़ने वाले हैं इस एडवांस के पेपर में। चलिए तो शुरू करते हैं किसके बारे में बेटा, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मैं यहाँ पे 3 इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूं, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर एंड द लास्ट वन इज गैल्वेनोमीटर, राइट। स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम नंबर 1। सबसे पहले ये आपके स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दी गई है, तो ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको, पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है, राइट बेटा। बता रहा है कि ना पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, इट इज फाउंड दैट no current passes through galvanometer when the terminals of the cell are connected across 52 centimeter of the potentiometer wire, and if the cell is shunted by a resistance of 5 ohm, a balance is found when the cell is connected across 40 centimeter of the wire. Find the internal resistance of the cell. बहुत ही टेक्स्ट बुक लाइक टाइप का प्रॉब्लम है, जो कि जेईई एडवांस में पूछा गया है। तो आप देख सकते हो, राइट। आपको सिर्फ कंसेप्ट भर आने से आप इन सवालों को बहुत इजीली किल कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको बता दूं, पोटेंशियोमीटर जो होता है वो मीटर ब्रिज, या फिर ऐसा कह ले कि मीटर ब्रिज के कंसेप्ट पे वर्क करता है। आइए तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट एक्चुअली अ मीटर ब्रिज इज। मैंने आपके सामने एक मीटर ब्रिज का डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे की एसोसिएटेड है, साथ ही साथ में यहाँ पे कॉन्स्टेंटीन और मैग्नीन की वायर एसोसिएटेड है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5, यहाँ पे ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जहां से रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया जाएगा। आई होप आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा हो बच्चों ना। व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपली क्या कहता है, अगर ब्रिज बैलेंस्ड होती है तो गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट 0 हो जाती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल। तो इसी पे मीटर ब्रिज वर्क करता है। क्या करता है? मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और देखिए अपन कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, यहां एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है R, जो कि नोन रेजिस्टेंस होता है। जो कि क्या होता है बेटा? नोन रेजिस्टेंस होता है। दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट विल एक्चुअली हैपन? आपको पता है बेटा, जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जाने वाला करंट 0 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, when bridge is balanced, the current in the galvanometer becomes 0. The current in galvanometer is 0. ऑल राइट जी, तो ऑल राइट ही राइट सर, ठीक है बेटा। देख ध्यान से देख, अब समस्या क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 है,
तब ये ब्रिज बैलेंस्ड है। तो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन का मतलब क्या मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, और ऐसी कुछ सिचुएशन होगी, राइट, देखना ध्यान से, such that this is P, this is Q, this is R, this is S, and there is a galvanometer connected between these two junction, and if the current passing through it is 0, अगर ये रीडिंग कैसा दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, that means bridge is balanced, that is P times of S is R times of Q, मतलब P into S किसके बराबर होगा बेटा, R into Q के बराबर होगा अगर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है, 0 है। All right, easy peasy एकदम है ना, no big deal. Yes sir, no big deal. So in this case scenario also, this resistance box multiplied by this length of resistance times of this unknown resistance multiplied by this length of resistance, right? ये जो लेंथ होती है ये जनरली मीटर स्केल होती है, बट मैंने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि ये 100 सेंटीमीटर का तो ले लेना, बाकी लेंथ L1 और L2 में मेंशन यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, देख ध्यान से, दैट मीन्स व्हाट, that actually means if PS is equals to RQ, that actually means अगर मैं यहां पे अप्लाई करना चाहूं तो आपको पता है रेजिस्टेंस होता कितना है, रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A, ये बोले तो एरिया, रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रो L अपॉन A, करेक्ट है। सी देख, अगर एरिया कांस्टेंट है, इफ एरिया इज कांस्टेंट, इफ एरिया एंड ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट, if area and resistivity is constant, could I say बेटा, देखना ध्यान से बच्चे, could I say resistance is directly proportional to length? बिल्कुल सही सर। If resistance is directly proportional to length and if the galvanometer current is 0, or you could say the reading in galvanometer is 0, that means what बेटा, could I say दिस रेजिस्टेंस R, देखना ध्यान से, है ना, ये रेजिस्टेंस R मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो अपॉन A टाइम्स ऑफ लेंथ मान लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा बेटा, L2 शुड बी इक्वल टू, या नॉन रेजिस्टेंस कितना है बेटा, S टाइम्स ऑफ इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, रो अपॉन A टाइम्स ऑफ L1, राइट बच्चे, राइट सर। तो L बाई A से L बाई A का मैटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्रॉस हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और S की वैल्यू हो जाएगी बेटा R टाइम्स ऑफ L2 अपॉन L1। दैट वाज द सिंपल कैलकुलेशन, दैट वाज द सिंपल कैलकुलेशन फॉर व्हाट बेटा, R इज इक्वल्स टू L2 अपॉन, सॉरी, S इज इक्वल्स टू R टाइम्स ऑफ L2 अपॉन L1। ऑल राइट एवरीवन, देख लो ध्यान से, बिल्कुल सर, कोई समस्या, बिल्कुल नहीं सर। नाउ अब एक बार ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर जेईई एडवांस में एक प्रॉब्लम आया था, ये जो रोप है, रोप बोल रहे हैं सॉरी, ये जो वायर है, इस वायर का स्ट्रक्चर उन्होंने चेंज कर दिया था और एक फ्रस्टम शेप का स्ट्रक्चर दे दिया था। क्या दे दिया था बेटा, फ्रस्टम शेप का स्ट्रक्चर दे दिया था लास्ट ईयर। दिस वाज चेंज इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो याद रखें, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर का जो रेजिस्टेंस होता है, याद रख लो, ये डेराइव भी किया जा सकता है, बट इट्स बेटर टू नाउ यू नो बाय हार्ट इट डायरेक्टली, दैट R is nothing but rho times of, right? If this length is L, this radius is A, this radius is B. If rho is constant for obvious reasons, तो R होता है rho L upon A की जगह लिख देना पाई टाइम्स ऑफ AB। सर ये कैसे लिख दिया, याद कैसे रखूंगा, एक बात बताओ, आप जनरली क्या लिखते हैं, अगर ये पूरा का पूरा सेम क्रॉस सेक्शन मेंटेन करता है तो आप लिखते हैं रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना, पर यहाँ पे दो अलग अलग रेडियसेस है, दैट्स वाई पाई टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, पाई टाइम्स ऑफ आर इंटू आर इज गॉट रिप्लेस्ड बाय पाई टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। दिस वाज द थिंग विच यू मस्ट नीड टू रिमेंबर इन मीटर ब्रिज। सो किसके लिए यूज होता है बेटा, ये यूज होता है सिंपली आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और कैसे पे काम करता है बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे काम करता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो आपका काम हो जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। Moving on to the next important concept, that is potentiometer, right guys? You need to understand बेटा, ध्यान से सुनना बच्चे, ना, पोटेंशियोमीटर को बहुत ही इत्मीनान से सुनना, बारीक से बारीक डिटेल को समझने की कोशिश करना, है ना। हम लोग जनरली पोटेंशियोमीटर में एक दो फॉर्मूले रट लेते हैं, राइट, और उसके बाद अपन
आगे की तरफ बढ़ जाता है। पोटेंशियोमीटर इज लिटिल मोर देन दैट, राइट। पोटेंशियोमीटर के अंदर दो सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है और एक सेकेंडरी सर्किट होता है। वी जनरली इग्नोर दैट प्राइमरी सर्किट कैलकुलेशंस। प्राइमरी सर्किट कैलकुलेशन आर इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस इन पोटेंशियोमीटर। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्राइमरी सर्किट के कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से डील करें, ऑलराइट। चलिए, पोटेंशियोमीटर के बेसिकली दो तीन काम होते हैं। एक काम तो क्या होता है, ईएमएफ फाइंड आउट करना होता है, दूसरा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ होता है, और तीसरा जो होता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बैटरी का, राइट। सो दिस इज द केस फॉर व्हाट प्यारे बच्चों, पोटेंशियोमीटर। बट आई वुड रिकमेंड, ये दो ही केस में आप सब चीजों को संभाल सकते हैं, दो ही केस में। एक मैंने एक केस क्या लिया है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ का बेटा, और दूसरा क्या लिया है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। क्लियर हो गया? क्लियर है सर। आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में देखिए क्या है, एक प्राइमरी सेल है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, साथ में एक रियोस्टेट को लगाया गया है। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, याद रख लेंगे। सर ये क्यों यूज किया गया है, अपन देखेंगे, बाद में देखेंगे बेटा क्यों यूज किया गया है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वापस से वही कॉन्स्टेंटीन या मैग्नेट की वायर, राइट, जिनका अल्फा जो होता है वो लो रहता है, राइट, ताकि टेम्परेचर को वैरी करने से रेजिस्टेंस पे ज्यादा वेरिएशन ना दिखे। ऑलराइट एवरीवन, ऑलराइट सर। चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सर्किट के कैलकुलेशन की बात करता हूं, तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है बेटा, इस वायर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, याद रखना बेटा, द वोल्टेज अक्रॉस, the voltage across the potentiometer wire, the potentiometer wire is called terminal voltage। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज ही बोलते हैं। देखो यही तो काम का है, क्योंकि जॉकी इसी वायर पे घूमेगी, करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके अक्रॉस का अगर मुझे वोल्टेज पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा कि जैसे जैसे आगे जाता जाऊंगा क्या यहां पे करंट कितना शो होने, सॉरी यहां पे वोल्टेज कितना डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, राइट। तो इट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, टर्मिनल वोल्टेज, वी नॉट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही सर। तो यहां से टर्मिनल वोल्टेज निकालने की कोशिश करते हैं। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर इज आर। सोचो यहां से करंट आई मान सकता हूं सर्किट के अंदर बेटा, बिल्कुल सही सर, मान लीजिए। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे आप बताइए? इट वुड बी सिंपली रिटन एज व्हाट बेटा, ईपी माइनस आई टाइम्स ऑफ आर। क्लियर हो गया? बिल्कुल। माइनस आई टाइम्स ऑफ रियोस्टेट आर एच। क्लियर हो गया? बिल्कुल। माइनस आई टाइम्स ऑफ आर इन इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही। आप देखो ध्यान से, आर इन क्या है, आर इन की जगह आर लिख लेते हैं, आर इन लिख लो यहाँ पे ना। आर इन क्या है बेटा एक्चुअली में, है ना, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, किसका, बैटरी का, है ना। तो देखो यहां से करंट की वैल्यू कितनी आ गई चीते, जरा देखो सर, यहां से करंट की वैल्यू आ गई ईपी अपॉन आर प्लस आर इन प्लस आर एच। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। अगर ये करंट है बच्चों, ध्यान सुनना, if this is current then what will be the value of this terminal voltage across it? It would be very simple। terminal voltage क्या हो जाएगा सर, terminal voltage हो जाएगा current multiplied by इसका total resistance R। तो EP into R upon R plus RN plus RH। क्या बोलती बनते की पब्लिक, समझ में आया क्या? बिल्कुल सही। अच्छा, इसको इसकी लेंथ से अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर इसका लेंथ L है, अगर इसका लेंथ क्या मान लेता हूं बेटा मैं L, अगर इसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो K मिल जाएगा। K इज कॉल्ड वोल्टेज ग्रेडियंट, K इज कॉल्ड वोल्टेज ग्रेडियंट। क्या मिल जाएगा बेटा, वोल्टेज ग्रेडियंट। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, है ना, कि कैसे मैंने वोल्टेज ग्रेडियंट को निकाला हुआ है, करेक्ट है कि नहीं है। K इज कॉल्ड, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वोल्टेज ग्रेडियंट और पोटेंशियल ग्रेडियंट, you would say whatever, terminal potential gradient, ऐसा ही बोल सकते हो आप। अच्छा, अब एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ ये कि क्योंकि ये एक लीनियर वायर है, ऑब्वियसली एरिया वेरी नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा यूं क्या कि जो इसके अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज है, ध्यान से सुनना, जो इसके अक्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज है वो
के क्या हो गया, के क्या हो गया, करंट पर यूनिट, सॉरी वोल्टेज पर यूनिट लेंथ हो गया। उसको अगर एल लेंथ से, एक्स लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि भाई यहां से लेके यहां तक का ड्रॉप कितना है, हाँ या ना। एक्स जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा आपको ड्रॉप पता चलता जाएगा। और मैक्सिमम ड्रॉप अगर जॉकी यहां आ जाए, जॉकी यहां आ जाए तो मैक्सिमम ड्रॉप कितने का हो सकता है, वी नॉट का मैक्सिमम ड्रॉप हो सकता है। करेक्ट है या नहीं, बिल्कुल सही। तो देखिए कैसे हम इस सर्किट को यूज करके क्या पता करने वाले हैं बेटा, कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ्स करने वाले हैं कि कैसे ईएमएफ को कंपेयर किया जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, मैंने यहां पे क्या बताया, मैंने बताया कि भैया एक इस टाइप का प्राइमरी सर्किट दिखता है और जो पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है वो एक टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, और टर्मिनल वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है सर, इसका सिंपल मतलब इतना है कि सर इससे अगर किसी लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मैक्सिमम पूरे एल से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा तो क्या मिल जाएगा, वी नॉट मिल जाएगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो होगा वो वी नॉट के बराबर होगा, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल। आगे चलते हैं। तो देखिए दो ईएमएफ को कैसे कंपेयर किया जाएगा। सबसे पहले क्या करूंगा, ये आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज प्राइमरी सर्किट, दिस थिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। तो ये सेकेंडरी सर्किट को लाके मैंने यहां पे ऐड किया। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले की1 को क्लोज किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्टेप 1, की1 इज क्लोज्ड। जब की1 को आप क्लोज करोगे है ना, तो क्या होगा, कुछ रीडिंग नापी जाएगी, रीडिंग इज टेकन, लेट अस सपोज। फिर आपने जॉकी को मूव कराना स्टार्ट किया। सबसे पहले की1 क्लोज है, की2 ओपन है अभी भी, है ना, की2 इज ओपन। तो क्या होगा जरा देखना। फिर आपने देखा इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पे आपने मूव कराना स्टार्ट किया और आपने देखा कि भाई एक टाइम पे जाके गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो जीरो हो जा रहा है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग के जीरो होने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हो क्या? बिल्कुल सही सर, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर अगर हो जाए तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा सोचो, थिंक इट लाइक दिस। यहां से तुम उसको आगे बढ़ा रहे थे, राइट। यहां पे k टाइम्स ऑफ L1 आया, करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बना देता हूं, राइट। ये E1 है, ये R है। अगर छोटे यहां का करंट जीरो हो जाए, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है E1 माइनस के L1 माइनस 0 इंटू आर इक्वल टू 0, मतलब E1 की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी है चीते, के L1 के बराबर हो चुकी है। बोलो यस और नो। यस सर। मतलब हुआ क्या, मतलब जॉकी को तब तक मूव कराया गया जब तक गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट नहीं आया। तो क्या E1 की वैल्यू के L1 के बराबर हो गई? बिल्कुल सही। स्टेप 2 क्या है बेटा, स्टेप 2 क्या है, और आसान हो चुका है अब तो। स्टेप 2 तो बहुत ईजी हो चुका है सर। इस बार K1 को ओपन कर दो, K1 इज ओपन और K2 इज क्लोज्ड। तो क्या होगा, वापस से मूव कराना स्टार्ट किया तो क्या पता चल गया प्यारे बच्चों, मुझे बताओ। वापस से E2 इज इक्वल्स टू पता चल चुका है मुझे K टाइम्स ऑफ L2। बोलो हाँ या ना, जहां पे गैल्वेनोमीटर की करंट जीरो मिली, राइट बेटा। दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट, ठीक है। तो L1 लेंथ पे पहला नल पॉइंट मिला है, तो दिस इज फर्स्ट नल पॉइंट। और L2 लेंथ पे क्या मिला है, सेकेंड नल पॉइंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या बोल सकते हो बच्चों, E1 अपॉन E2 किसके बराबर हो जाएगा, चीते L1 अपॉन L2 के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखिए कैसे कंपेयर कर लिया ईएमएफ्स को। अच्छा सवाल आता है सर ये रियोस्टेट क्यों लगाया आपने? सर एक बात बताओ, देखो मैंने क्यों लगाया रियोस्टेट। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट विल एक्चुअली हैपन इफ दिस E1 इज मच मोर देन टर्मिनल वोल्टेज? बताओ, अगर E1 की वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा हो गई, मतलब क्या है, मतलब तू पूरी जॉकी को जब यहां से यहां तक घुमाएगा वीरे, है ना, जब पूरी जॉकी को यहां से यहां तक घुमाएगा, मतलब तब तक इसके बराबर इसको पोटेंशियल मिलेगा नहीं। मान लो ये 10 वोल्ट का है और ये टर्मिनल वोल्टेज 8 का है, तो घुमाते जा घुमाते जा घुमाते जा खत्म हो गया तो बैटरी क्लोज हो जाएगा। तो क्या नया पोटेंशियोमीटर बनाना पड़ेगा? नहीं, एक काम कर सकता है, देख ध्यान से, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है। मतलब अगर तू RH को कम कर देगा, देखना फील करना,
RH को अगर कम कर देगा तो V नॉट बढ़ नहीं जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल सही सर। तो RH को कम करने से V नॉट बढ़ जाएगा। तो आप अगर थोड़ा ज्यादा भी EMF मेजर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हो? एक बात बताओ, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हो? भाई RH को ज्यादा से ज्यादा आप 0 कर सकते हो, हाँ या ना बेटा? RH को आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? 0 कर सकते हो। तो अगर 0 कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो R in भी 0 है, मान लो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो R in भी 0 है, तो V नॉट ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी सेल के वोल्टेज के बराबर हो सकता है। तो अगर प्राइमरी सेल के वोल्टेज से ज्यादा अगर तुमने लगा दिया बैटरी तो क्या होगा? तो फिर सिंपल सीधी सी बात है सर, प्राइमरी सेल से अगर मैंने ज्यादा लगा दिया दैट सिंपली मींस मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा, यहां पे मेरे को 0 रीडिंग नहीं मिलेगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, याद रखना है इसको। क्या याद रखना? देखो मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं ऐसा बोलूं क्या कि if connected cell has EMF more than the terminal voltage, then rheostat is used to increase the potential gradient. Yes or no beta? Is to increase the potential gradient K. Clear है? But for E greater than EP we cannot obtain the null point। याद रखना ये बात। उसके लिए आपको EP की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं? E से ज्यादा हो तभी ये मेंटेन कर पाएगा। So that was all about its first application बेटा, and that was क्या था बेटा कि आप किन्हीं भी दो EMFs को क्या कर सकते हो बेटा? कंपेयर कर सकते हो, and that was the method to compare it। I hope आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया। चले बढ़े आगे की तरफ बढ़े। बिल्कुल सही सर, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, now the next important thing is measurement of internal resistance of the battery। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसके अंदर क्या करना है? इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी को मुझे मेजर करना है। तो वापस से दो स्टेप है बेटा, है ना? सबसे पहले ये की को क्या रखते हैं अपन? ओपन रखते हैं। स्टेप 1 देखना, सर्किट देख कैसा है। ये रहा E, ये रहा R। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस वैल्यू ऑफ R, है ना? हमें स्मॉल r की वैल्यू पता करनी है, राइट? दिस कैपिटल R इज नोन टू अस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, राइट? एंड दिस इज द की हियर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r विद सम कैलकुलेशंस। आइए देखते हैं। चलो भाई चल जा, हाँ आ जाओ। देखो बेटा, व्हाट विल एक्चुअली हैपन नाउ? स्टेप 1 सबसे पहले की को ओपन रखेंगे। की इज ओपन एंड बैलेंस्ड पॉइंट, और यू कुड से नल पॉइंट इज, and key is open and null point is calculated, null point is obtained। मान लेते हैं बेटा, देखो ध्यान से, नल पॉइंट जब मिलेगा, है ना? जब नल पॉइंट मिलेगा तो क्या बोल सकता हूं? देखना ध्यान से। यहां पे भी कई बच्चे गलती करते हैं, इनको लगता है E की वैल्यू के L1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए। देखना कैसे बच्चों क्या कंफ्यूजन आता है, देखो ध्यान से। एट x इज इक्वल्स टू L1 लिख लेता हूं मैं, राइट? ये भले स्मॉल आ रही है, भले E है, ये के L1 है, तो भाई इसके अंदर करंट 0 तभी होगी ना जब E की वैल्यू के L1 के बराबर होगी। बोलो यस और नो बेटा। बिल्कुल सही सर। तो E की वैल्यू क्या मिल गया आपको? के L1 मिल चुका है नीचे वाले सर्किट के लिए। क्लियर है, परफेक्ट एकदम रास्ता, बिल्कुल सही। स्टेप 2 देखता है क्या है छोटे, स्टेप 2 देख ध्यान से। नाउ
key is closed. Now key is closed. की को अपन ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया. टू ऑब्टेन द नल पॉइंट. लेट अस सपोज L इज इक्वल्स टू L2, X इज इक्वल्स टू L2 पे. कहां मिला नल पॉइंट? X इक्वल टू L2 पे अपने को नया नल पॉइंट मिला. नया नल पॉइंट मतलब है अब की को तूने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, उसके बाद वापस से मेजर किया, है ना. तो जहां पे जिस लेंथ पे जाके करंट 0 दिखाई गैल्वेनोमीटर ने, वो लेंथ अपने को L2 मिली. और पहले अपने को कौन सी लेंथ मिली थी जीते? L1 लेंथ मिली थी. करेक्ट है, करेक्ट है. दैट मींस व्हाट? ध्यान से सुन यार, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये पूरा का पूरा इसके पैरेलल है कि नहीं है? बिल्कुल सही है. तो क्या मैं बोलूं, देखना ध्यान से, अगर इसके अंदर इक्वेशन लिखूं, मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर? इक्वेशन बताओ मुझे. क्या मान लो करंट I आता है, तो क्या लिखूंगा मैं? E माइनस आई टाइम्स ऑफ कैपिटल R माइनस आई टाइम्स ऑफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. करेक्ट है, करेक्ट है. दूसरा तेरे को बहुत अच्छे से पता है. क्या पता है बेटा? ध्यान से देखना कि I टाइम्स ऑफ कैपिटल R जो होगा इसके अक्रॉस का ड्रॉप, वो देखो ना, ये अगर ज्वाइन कर दिया गया है तो ये और ये आपस में पैरेलल में आ गए हैं कि नहीं है, तो इसके अक्रॉस का ड्रॉप कितना होना चाहिए भाई मेरे? K टाइम्स ऑफ L2 के बराबर होना चाहिए. बिल्कुल सही सर, एकदम परफेक्ट बात कही आपने. K टाइम्स ऑफ L2 के बराबर होना चाहिए. अच्छा, और आपको पता है एक बात बहुत अच्छे से, क्या? कि E जो है वो K टाइम्स ऑफ L1 के बराबर है. करेक्ट है, करेक्ट है. चलो वैल्यू रखते हैं सारी. E की वैल्यू क्या रख देता हूं बेटा मैं? देखो ध्यान से, KL1, राइट बच्चे? राइट सर. माइनस I टाइम्स ऑफ कैपिटल R. कैपिटल R को लिख सकता था KL2 माइनस KL2, I टाइम्स ऑफ R को, माइनस I को क्या लिख सकता था बेटा? KL2 अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू 0. क्लियर हो गया बच्चों? बिल्कुल सही सर. एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर. जरा ऐसा सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो K से K का मैटर क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है. ये मिल गया L1 माइनस L2 इज इक्वल्स टू L2 इंटू स्मॉल r टाइम्स ऑफ कैपिटल R. तो दिस विल गिव यू R एज कैपिटल R into L1 by L2 minus 1. This will be the value of internal resistance which will get measured with the help of potentiometer technique. All right everyone? All righty, right sir. चलिए आइए, तो अगर जैसे ही आपने ये सीखा, अब आप कैपेबल हैं किसी भी प्रकार के पोटेंशियोमीटर वायर को सॉल्व करने के लिए. आइए देखते हैं आपके सामने पहला सवाल. इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द टर्मिनल ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. करेक्ट हो गया? करेक्ट हो गया. मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा है. ये बोलना चाह रहा है क्या कि भाई 52 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पे पहला नल पॉइंट मिला है. राइट बेटा? तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द टर्मिनल ऑफ द सेल्स and terminals of the cell are connected through 52 centimeter of potentiometer wire. करेक्ट है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल सही है. Now, if the cell is shunted by a resistance of 5 ohm, right? Now, if the cell is shunted by a resistance of 5 ohm, डायग्राम बनाओ पहले खटाक से, कोई दिक्कत नहीं. शंट कर दिया गया है इसको रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम से, 5 ओम, राइट? तो अब जो नया लेंथ मिला है वो कितना मिला है? 40 सेंटीमीटर ऑफ द वायर. ओके, देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. बहुत ही आसान सवाल, खत्म हो चुका है. मैटर क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है. आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा क्या कि जो स्मॉल r की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी बेटा? बताओ मुझे. सर वो होगी कैपिटल R टाइम्स ऑफ L1 अपॉन L2 माइनस 1 के बराबर होगी. बोलो यस और नो बेटा? बिल्कुल. व्हाट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल R बेटा? दैट इज ऑलरेडी गिवन बाय व्हाट? 5. तो 5 इंटू L1 अपॉन L2. L1 इज व्हाट बच्चे? L1 इज 52 सेंटीमीटर. आई थिंक दिख रहा है आपको? 52 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज L2? दैट इज 40. दैट इज 52 अपॉन 40 minus 1, that is 5 times of
52 माइनस 40 इज व्हाट प्यारे बच्चों, 12 बटे 40, 5 8 40, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। 4 3 12, 4 दूनी 8, आंसर विल बी 1.5 ohms is the answer to the problem. Alright बेटा, that is why option B will be absolutely correct. Clear है बेटा? चल आगे की तरफ चलें। तो आई होप आप इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा। आपको क्या ध्यान रखना है, प्राइमरी सर्किट की कैलकुलेशन ध्यान रखना ही है, मैंने रियोस्टेट के बारे में जो बताया वो ध्यान रखना है, और कैसे मेजर होता है एक्सपेरिमेंट, उस चीज को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ऑलराइट सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ here is a problem. See, two resistances R1 and R2 are connected to a wire AB of uniform resistivity as shown in the figure. The radius of the wire varies linearly along its axis from 0.2 mm at A to 1 mm at B. A galvanometer connected to the center of the wire 50 cm from each end along its axis shows zero deflection when A and B are connected to a battery. Value of X is, देखिए मीटर ब्रिज का सवाल है, और मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था बेटा? कि अगर फ्रस्टम शेप का क्या हो जाए बेटा, अगर वायर हो जाए तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो ρl अपॉन पाई AB के फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। सेम ये वही सवाल है, जरा सोचो, this multiplied by this should be is equals to this multiplied by this. क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है सर, आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे R की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, करेक्ट है कि नहीं? कैसे पता करोगे? देखिए लीनियरली वेरी कर रहा है, क्वेश्चन बोल रखा है रेडियस जो है कैसा वेरी कर रहा है प्यारे बच्चों, लीनियर तरीके से वेरी कर रहा है। तो अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो कभी भी अगर लीनियरली वेरी करे तो आप कोऑर्डिनेट लिख लो सबसे बेस्ट। इसका कोऑर्डिनेट क्या है देखो, 0, इसका रेडियस कितना था बेटा, इस वाले पॉइंट पे देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ द वायर वेरीज लीनियरली अलोंग इट्स एक्सिस एज 0.2 mm। करेक्ट है? करेक्ट है, बिल्कुल सही। इसका कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, इसकी पूरी लेंथ कितनी है देखो ध्यान से, दिस टर्न्स आउट टू बी 100 सेंटीमीटर, राइट? दिस इज 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है। This will give you what? 100 सेंटीमीटर, कॉमा यहां पे इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 mm, राइट बेटा? तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c अगर आपको याद हो, राइट बेटा? तो y पे कौन रखा हुआ है बेटा, लेंथ रखा हुआ है, सॉरी y पे कौन रखा हुआ है, रेडियस। तो यहां पे अगर आपको चाहिए होगा, देखना ध्यान से, तो this radius r would be given by y is equals to m, स्लोप क्या होता है, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। क्लियर है क्या बेटा? देखो ध्यान से, इनटू x, यहां से x दूरी पे है ना, यहां पे x की वैल्यू आपको पता ही है बहुत अच्छे से। क्या पता है बेटा मुझे बताओ, है ना? ये स्लोप तो आपने लिख लिया, स्लोप परफेक्ट एकदम, बिल्कुल सही सर, है ना? इंटू एक्स प्लस सी। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? इफ यू पुट x इज इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ c इज 0.2 mm। दिख रहा है आपको? इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0, द वैल्यू ऑफ c इज 0.2 mm। तो देखो ध्यान से, द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा मुझे बताओ? c इज 0.2 mm। तो what will be the value of radius बेटा? That would be 1 minus 0.2, that would be 0.8 upon 100 into कितनी लेंथ पे चाहिए तेरे को? 50 सेंटीमीटर पे चाहिए, प्लस c की वैल्यू कितनी है छोटे? 0.2 mm। तो कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100, 2 चौके 8। देख ले ध्यान से, वैल्यू ऑफ r obtained will be 0.6 mm। बस खत्म हो चुका है कहानी तेरा, ये निकाल लिया तूने 0.6 mm, है ना? यहां पे तुझे पता चल गया कि भाई यहां पे जो इसका रेडियस होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है चीते? 0.6 mm के बराबर होने वाला है। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही सर, करेक्ट है। तो यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस, इसको मैं अगर मान लो y बोल देता हूं,
और यहां से लेके यहां तक का रेजिस्टेंस, इसको मैं मान लो बोलो x बोल देता हूं। क्लियर? तो y वुड बी गिवन बाय व्हाट बेटा, y वुड बी गिवन बाय व्हाट, रो मान लेते हैं रेजिस्टिविटी, इनटू लेंथ कितना है इसका 50 सेंटीमीटर, अपॉन पाई ए बी, पाई टाइम्स ऑफ a इंटू बी, इसका रेडियस कितना था बेटा यहाँ पे 0.6 मल्टीप्लाइड बाय b, b पे कितना रेडियस है 1 mm। क्लियर है? बिल्कुल। और x कितना मिलेगा मुझे पता, रो मल्टीप्लाइड बाय, वो भी 50 सेंटीमीटर पे ही फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर, मल्टीप्लाइड बाय पाई टाइम्स ऑफ, इनिशियल कितना था छोटे 0.2 mm था और फाइनली कितना था 0.6 था। बोलो यस और नो बेटा, ध्यान से देख लो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही, क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस शुड बी इज इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, बिल्कुल सही है सर। सो R1 एंड R2, सो कुछ से ये x मान लिया मैंने, समझ जाना ये x डैश है, लेट अस सपोज ये x डैश है, R1 की वैल्यू उसने x लेने को बोली हुई है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो क्या मैं कह दूं, ध्यान से देख बेटा, x टाइम्स ऑफ y दैट इज रो इंटू 50 अपॉन पाई टाइम्स ऑफ 0.6 शुड बी इज इक्वल्स टू, क्या लिख दो बेटा, x डैश टाइम्स ऑफ 0.6, राइट ना, राइट सर, सॉरी R2 कितना है, R2 is 1 ohm, sorry, R2 is 1 ohm, that is 1 times of the value of x dash, that is rho into 50 upon pi times of 0.6 into 0.2। क्लियर हो गया, दिख रहा है आप लोगों को, कोई समस्या, दिक्कत, दुविधा, परेशानी बिल्कुल नहीं है सर। अगर नहीं है तो देखो मैटर से मैटर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, रो से रो का 50 से 50 का मैटर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड विल बी, द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड विल बी कितना हो जाएगा मुझे बताइए बच्चों, दैट विल बी 1 अपॉन 0.2। क्लियर हो गया कि नहीं बेटा, 1 अपॉन 0.2 दैट इज 5 ohms। That is how you will calculate the problem. So 5 ohm is the answer to the problem. अच्छा, if you knew the concept right, तो ध्यान से सुनना, तेरे को पता चल जाता कि भाई a into b, b into c, b दोनों में कॉमन रहने वाला था, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। आप यहाँ का और यहाँ का रेडियस लिखते, आपको तो पता था 0.6 तो ऐसे भी एनी हाउ कैंसिल हो जाता और x की वैल्यू सीधे 5 ohms के बराबर आ जाती। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही सर। सो दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली गो ऑन और मूव ऑन विथ व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम बेटा, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज। अगला चलते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। राइट प्यारे बच्चों, राइट सर। तो पहले गैल्वेनोमीटर को समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है और ये कैसे वर्कआउट करता है। सेम यहाँ पे भी वही कहानी है बेटा, हम लोग गैल्वेनोमीटर में ज्यादा फोकस एमीटर और वोल्टमीटर पे करते हैं, वापस से हम जो इसकी प्राइमरी सर्किट है उसको भूल जाते हैं, जैसे कि पोटेंशियोमीटर में हम गलती करते हैं, कई बार हम प्राइमरी सर्किट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, राइट। Many students do this mistake. So again here in case of galvanometer also we need to make sure कि हम प्राइमरी सर्किट पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। आइए देखते हैं क्या होता है प्राइमरी सर्किट। सी, अगर आपको दिख रहा होगा, एक ये नॉर्थ पोल है और एक यहाँ पे साउथ पोल है, राइट। उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है, राइट बेटा, जिससे हिस्टेरिसिस लॉस कम हो। एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या कर रखते हैं बेटा अपन, एक वाइंडिंग करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? वाइंडिंग करके रखते हैं, सच दैट अगर उस वाइंडिंग के अंदर करंट आएगी तो ये जो करंट है ये एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। किसको जनरेट करेगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। चमका चमका सर। तो देखना ध्यान। तो अब बात करते हैं हम गैल्वेनोमीटर की। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? गैल्वेनोमीटर। मैं दोबारा बता दूं कि जैसे कि बच्चे पोटेंशियोमीटर में गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि प्राइमरी सर्किट को अवॉइड कर देते हैं, प्राइमरी सर्किट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वैसे ही सेम एरर बच्चों की गैल्वेनोमीटर में होती है। वैसे यहां पे भी वो प्राइमरी सर्किट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो प्राइमरी सर्किट पे भी ध्यान देना है। वापस से मीटर वोल्टमीटर पे तो अलग से अपन ध्यान देंगे ही सही, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप प्राइमरी सर्किट पे भी अच्छे से ध्यान दें। ऑल राइट जी, तो ऑल राइट ही राइट सर। चलिए चलते हैं। तो प्राइमरी सर्किट आपको दिख रहा होगा, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और ये हॉर्सशू मैग्नेट के शेप में होता है, जिससे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाए। क्यों प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, डोंट वरी, ध्यान से ना, हर एक एलिमेंट पे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा,
यहां पे बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है जिसके ऊपर अपन क्या माउंट करते हैं बेटा, कॉयल माउंट करते हैं जिनके अंदर एक करंट दौड़ाई जाती है। नाउ अ करंट कैरिंग कॉयल experiences a torque if placed in a magnetic field। ये बहुत ही बेसिक सा एक कंसेप्ट होता है, राइट। ये करंट कैरिंग कॉयल जो होती है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा एक्ट करती है, जिसकी वजह से अगर उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क गिवन बाय m क्रॉस b, राइट। तो आपको क्या याद रखना है, इसी कंसेप्ट पे काम करता है क्या करंट कैरिंग कॉयल, अ करंट कैरिंग कॉयल when placed in a magnetic field, it experiences a torque tau is given by m cross b, where m is called magnetic moment, given by NIA, तो यहां से जो टॉर्क, समझ में आ रहा क्या हुआ। तो ये जो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है इसके ऊपर क्या किया गया है बेटा, ऐसा लपेटा गया है तार। अब जरा फील करना है ना, मैं आपके सामने बना रहा हूं। ये ऐसा एक मैग्नेट नॉर्थ एक साउथ, बीच में ऐसा कॉयल और कॉयल के ऊपर ऐसा, समझ रहे हो, बीच में क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर का क्या कर दिया गया है बच्चे, एक कॉयल की रैपिंग कर गई है। अब इस पे जो करंट फ्लो होगी, राइट, इसमें कोई करंट फ्लो कर दिया अपन ने आई, इसकी वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रखा जाएगा, क्लियर हो गया है कि नहीं, तो उसकी वजह से ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये रोटेट हो जाएगा क्योंकि ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और जब ये रोटेट होगा तो इसके साथ कनेक्टेड है क्या बेटा, देखना ध्यान से, एक नीडल या फिर एक पॉइंटर कनेक्टेड है, राइट। और ये क्योंकि जब रोटेट होगा तो ये जो नीचे स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, है ना, कोई चीज अगर रोटेट हो गई तो स्प्रिंग के अंदर टॉर्शनल टेंशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो स्प्रिंग इनको वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहेगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है। दो यहां पे मैग्नेट्स रखे हुए हैं, बीच में क्या रखा हुआ है, छोटे एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, एक मतलब वायर की रैपिंग की गई है और उसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है और यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से ये क्या होगा बेटा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और ये जब टॉर्क एक्सपीरियंस करे, इससे साथ एक पॉइंटर कनेक्टेड है ना, ऊपर भी एक स्प्रिंग है नीचे भी एक स्प्रिंग है, तो जब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएंगे, ऐसे खींचेंगी तो स्प्रिंग इसको वापस से लेके आना चाहेंगे। जैसे ही करंट जीरो हो जाएगा स्प्रिंग इसको वापस से अपनी पोजीशन पे ले आएगा और इसके साथ एसोसिएटेड पॉइंटर है, मतलब ये जब घूमेगा तो पॉइंटर भी घूमेगा और जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा टॉर्क, उतना ज्यादा घूमेगा, इसका मतलब उतना ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा पॉइंटर का। यही तो चाहिए था अपने को। परफेक्ट है कि नहीं है, परफेक्ट, बिल्कुल सही। पर इसमें एक समस्या है, देखो क्या समस्या है कि यार जो टॉर्क है वो किसके बराबर है, देखो ध्यान, टॉर्क किसके बराबर है, लगने वाला जो टॉर्क है वो m क्रॉस b के बराबर है, बोले तो NIA b साइन थीटा के बराबर है। टॉर्क किसके बराबर है, NIA b साइन थीटा। और अगर ये C फाई के इक्वल हो गया, C होता है टॉर्शनल कांस्टेंट, है ना, ऑफ स्प्रिंग, है ना, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, है ना, वो उसके अंदर भी तो क्या है, खिंचावा है ना, खिंचावा है जो उसको वापस लेके आएगा, तो वो अपनी जगह पे उसको लेके आ जाएगा, NIA b साइन थीटा। अब समस्या क्या है, देखो ध्यान से, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I साइन थीटा के। फाई किसके प्रोपोर्शनल है, I साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। That means what? That means there is a problem here. It is not only proportional to I, it is also proportional to sine of theta. That means if theta got increases, phi will also get increased. जैसे जैसे दिख रहा है साइन थीटा, है ना, जैसे जैसे, राइट, ये थीटा के साथ, मान लो अगर ये कैसा ना हो, ये हॉर्सशू मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ना हो, मान लो सीधी स्ट्रेट लाइन के मैग्नेटिक फील्ड, सीधी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती, तो जितना ज्यादा टिल्ट होता जाता उतना मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा एंगल बनाता और फाई उतना ही नॉन लीनियरली बिहेव करता।
अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए कि फाई डायरेक्टली आई पे डिपेंडेंट रहे, साइन थीटा कांस्टेंट हो जाए। तो याद रखना, टू मेक साइन थीटा कांस्टेंट वी फिक्स थीटा एज 90 डिग्री बाय रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बाय प्रोड्यूसिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहां से अराइज हो सकती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू फिक्स थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। सर ऐसे कैसे फिक्स कर दिया, ऐसे कैसे फिक्स कर दिया, बताता हूं, देखो ध्यान से देखना। ये रैपिंग है ना बेटा, ये जो है ना, ये है ना, ये आप टॉप व्यू देख रहे हो, टॉप व्यू, ये अंदर ऐसा कुछ करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा होगा, करेक्ट है, करेक्ट है। और इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, सही है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं सर। दिस टाइप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर आप देखोगे तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को सक करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को सक करेगा। तो बच्चों को क्या लगता है कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड सीधे ऐसी ऐसी गई है, नहीं ऐसी नहीं गई है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, दे हैव वेंट लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है। तो जरा सोचो, जरा सोचो, इसके लिए एरिया वेक्टर कहां है, ऊपर की डायरेक्शन में है कि नहीं? सोच रहे हो, बोर्ड के अंदर है ना, बोर्ड के अंदर है, एम का वही डायरेक्शन होगा जो एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन होगा, राइट। तो ये जो लूप है ना, देख रहे हो आप लोग, आप सामने से देख रहे हो, सामने से ना, ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अगर ये बोर्ड के अंदर है तो एरिया वेक्टर कहां होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली में, सिर्फ यही वाली रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है मेरे भाई? बिल्कुल सही सर। और ये और एरिया वेक्टर दोनों हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, इसका भी कोई वजूद ही नहीं है। तो सर अगर ये टिल्ट होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं, लेट अस सपोज ये टिल्ट होके इस सिचुएशन में चला गया, ये फाइनल सिचुएशन है। तो अगर ये टिल्ट होकर सिचुएशन में जाएगा तो वापस से इसका भी कोई वजूद नहीं बचेगा, और किसका वजूद नहीं बचेगा, इसका भी कोई वजूद नहीं बचेगा, पर इसका बचेगा क्योंकि इसके प्लेन में ही है। क्यों? ये जरा सोच, जैसे ये टिल्ट होकर जाएगा, अरे क्लियर हो रहा है, जैसे ही ये टिल्ट होकर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी हो जाएगी, तो जो उसके लाइन में आ रही है, जो उसके सीधाई में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, वही रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क जनरेशन के लिए, बिकॉज बाकी लाइनें तो उस लूप को क्रॉस ही नहीं कर रही हैं, बिकॉज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही सर। तो यहां से अपने को पता चला, इफ थीटा इज फिक्स्ड, है ना, थीटा इज फिक्स्ड, तो फाई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई आई के बराबर। किसके बराबर हो गई चीतो? आई के बराबर, राइट। तो जरा देखो, तो यहां से मैं लिख सकता था सी फाई इज इक्वल्स टू एन आई ए बी, ए बी, सी फाई इज इक्वल्स टू एन आई ए। क्लियर हो गया एवरीवन? यस सर। यहां से हमको मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ बच्चों, देखो ध्यान से, कि सर आई की जो वैल्यू निकल के आई है वो किसके बराबर निकल के आई है बेटा? सी अपॉन बैन। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा? आई की वैल्यू क्या निकल के आई है बेटा? सी अपॉन बैन टाइम्स ऑफ फाई। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर्स कांस्टेंट, और यू कुड से स्मॉल के। तो आई इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ फाई। करेक्ट हो गया कि नहीं? और कई बार करंट सेंसिटिविटी भी पूछा जाता है, तो करंट सेंसिटिविटी जो होता है CS, वो होता है, ध्यान सुनना बेटा, फाई अपॉन आई। तो याद रखें आप ये दोनों चीजें। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्राइमरी सर्किट ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि कैसे वर्क कर रहा है और क्यों हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो प्यारे बच्चों। आई होप आपको मजा आ रहा है। अभी तक आप रुके हैं इस वीडियो में ना, तो कूडोस टू यू गाइस, जो आप लोगों ने बहुत अमेजिंग चीजें सीखी है। चलो आगे चलते हैं चीतो। सो दिस CS is phi upon I. Now we need to understand one thing more very clearly, that galvanometer छोटे करंट और छोटे वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए सही है, बड़े करंट के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, या बड़े वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज इट्स अ हाईली सेंसिटिव डिवाइस, इट इज अ हाईली सेंसिटिव डिवाइस,
राइट? दैट इज वाई वी एक्चुअली यूज वोल्ट मीटर एंड एम मीटर. चले तो याद रखेंगे, पॉइंट याद रखेंगे. ड्यू टू its inaccuracy in measurement and sensitivity we modify galvanometer into, this is called voltmeter and this is called ammeter. राइट बेटा? ड्यू टू इट्स इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट. देखेंगे अपन कैसे इनएक्यूरेट होता है. राइट? याद रखिएगा, जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका खुद का जो रेजिस्टेंस होता है वो 10 ओम टू 1000 ओम तक वेरी कर सकता है. तो ये अपने आप में ये गलत मेजरमेंट दे देगा. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कहां से कहां तक बेटा? 10 ओम से लेके 1000 ओम तक वेरी कर सकता है, जिसकी वजह से आपको गलत मेजरमेंट मिल सकता है. और ये एक हाईली सेंसिटिव डिवाइस होती है. दैट्स वाई हम इसको वोल्टमीटर और एमीटर में बदलेंगे. देखेंगे अपन कैसे बदलेंगे. ऑलराइट एवरीवन, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको अप्रोच करूंगा बेटा, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर से एमीटर या वोल्टमीटर में इसको चेंज किया जाता है. आइए देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एमीटर की. सबसे पहले बात करते हैं एमीटर की. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली बेटा, कि जैसे फॉर एग्जांपल एमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है. राइट? पहले एमीटर क्यों? पहले गैल्वेनोमीटर से अगर करंट मेजर करते तो क्या समस्या आती, जरा देखना. ये रेजिस्टेंस है, क्लियर है? ये इसके साथ एसोसिएटेड वोल्टेज है. ये करंट कितना है चीते? आई है. तो मुझे बता एक्चुअल में आई किसके बराबर होना चाहिए था? V बाय आर के बराबर होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, एक्चुअल मेजरमेंट आई का क्या है? V बाय आर है. बट जैसे ही आप एक गैल्वेनोमीटर लगाओगे तो क्या समस्या होगी? सर सीरीज में क्यों लगाए? क्योंकि भाई सीरीज में करंट सेम होता है, तो करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को सीरीज में ही लगाना पड़ेगा और कोई अनिवार्यता बची नहीं है. जी, गैल्वेनोमीटर लगाया. वैसे ही करंट अब नहीं हो चुकी है आई डैश. किसके बराबर बेटा? मुझे पता, V अपॉन आर प्लस जी के बराबर. तो देख एरर आया कि नहीं? नीचे आना चाहिए सिर्फ R, लेकिन यहां पे क्या रखा है? G. तो एरर कितने का आया? देखो, एरर इन मेजरमेंट कितना हो जाएगा बताओ? I माइनस आई डैश. और रिलेटिव एरर कितना होगा? परसेंटेज एरर बोल देते हैं. परसेंटेज एरर कितना होगा? परसेंटेज एरर I माइनस आई डैश अपॉन I इंटू 100. क्या ये सबको क्लियरिटी आई है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही सर. इसका मतलब सर कैसे भी करके आप इस G की वैल्यू कम कर दो सर, मजा आ जाए. G की वैल्यू आइडियली अगर मैं 0 कर दूं तो I डैश I के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा हाँ सर, बिल्कुल सही बात है. G की वैल्यू क्या कर दूं मैं, जरा सोच. छोटा है. G की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो I डैश की वैल्यू I के बराबर हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल सही हो जाएगी. दैट्स व्हाई आई मेक एन एमीटर नाउ. देखो क्या इसमें कई समस्या था. एक और समस्या था, देखो ये बहुत कम करंट मेजर कर सकता है, तो जैसे ही तुमने ज्यादा वोल्टेज लगाया बूम, मैटर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. तो दो समस्या है इसके साथ. एक तो साला गलत मेजर कर रहा है और ऊपर से फूटने का भी खतरा है. करे तो करे क्या आदमी यार, चमका कि नहीं चमका? तो दैट्स व्हाई वी यूज एमीटर. एमीटर इस चीज को बिल्कुल सही कर देगा, बिल्कुल सॉर्ट कर देगा. देख कैसे, देख. अच्छा सर आपको ना G की वैल्यू ना कम करनी है. G की वैल्यू सर तभी कम हो सकती है जब कोई एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दें और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो. फॉर एग्जांपल 1000 पैरेलल 1, it will give you the result less than 1. हाँ या ना बेटा? बिल्कुल सही है. तो देख उसी के बेसिस पे मैंने एमीटर डिजाइन किया. मैं क्या करूंगा, एक गैल्वेनोमीटर लूंगा, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, इसको शंटिंग भी कहते हैं S, और इसको मैं नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा दिस. राइट बेटा? सॉरी, इसको मैं नाम दूंगा एमीटर का. क्लियर है कि नहीं? ऐसे देख दो बेनिफिट है. देख दो बेनिफिट है.
ध्यान सुनो, ये रहा करंट आई, आ रहा था, क्लियर है। अब क्योंकि ये शंट, यहां पे अभी भी कितना ही जाएगा, आई जी ही जाएगा, यहां पे अभी भी कितना ही जाएगा, आई जी ही जाएगा, तो ऊपर कितना जाएगा छोटे मेरे भाई, आई माइनस आई जी। सोचो, और शंट क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है तो मैक्सिमम करंट वो खुद से ही ले लेगा। तो देखो ये जिंदा भी बच गया, ये जिंदा भी बच गया, इसने जी की वैल्यू भी कम कर दी, आप भी खुश, मैं भी खुश, रिजल्ट भी खुश। बोलो यस और नो बेटा, बिल्कुल सही सर। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से देखना छोटे, अगली इंपॉर्टेंट चीज, आइडियल एमीटर हैज zero resistance as, right beta, value of S is almost 0। क्लियर है या नहीं है, याद रखेंगे आप लोग ये बात कि नहीं? बिल्कुल सर याद रखेंगे, हमें कोई भी समस्या नहीं है इस बारे में। साथ ही साथ में ध्यान से सुनना, तो सर अभी भी तो आई जी ही मेजर कर रहा है ना सर, आई कहां मेजर कर रहा है? ज्यादा दिक्कत क्या थी, ये कम करंट मेजर करता है, ज्यादा करंट कैसे मेजर किया भाई? अब आप आई करंट मेजर कर सकते। देखो हम कुत्ते बिल्ली तो है नहीं कि चलो भाई एक दिन बिल्ली को आया ख्याल, चलो चलो गाइस चलो एमीटर बनाया जाए, है ना। वी आर द मेकर्स, व्हाट वी आर द मेकर्स, व्हाट वी विल एक्चुअली डू। एमीटर जो है, ध्यान सुनना, एमीटर के अंदर ये जो रीडिंग लिखी गई है, ये कौन सी वाली रीडिंग है बेटा? ध्यान सुनना बेटा, ये आईजी वाली रीडिंग नहीं है, ये आई वाली रीडिंग है। क्लियर है कि नहीं है बेटा? वी आर द मेकर्स, राइट। अभी भी गैल्वेनोमीटर में करंट तो आईजी ही जा रहा है, लेकिन वी आर द मेकर्स, तो हम मेजर कौन सा करेंगे? आई करेंगे। तो देखना ध्यान से बेटा, एक ट्रिक दूंगा, कभी गलती नहीं करेगा तो ये ट्रिक याद रखना, हमेशा 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 के लिए याद रखना। मैं एक टर्म डिफाइन करता हूं ईटा, ईटा को मैं बोलता हूं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी क्या है? कितना एफिशिएंट हो गया वो? ये होता है नाप पाता है, नाप पाता है अपॉन नाप पाता था, नाप पाता था। व्हाट इज नाप पाता है अपॉन नाप पाता था? अभी कितना नाप रहा है भाई मेरे? आई नाप रहा है। पहले कितना नाप पाता था भाई मेरे? सर पहले आई जी नाप पाता था। क्या ये इसकी एफिशिएंसी बोल सकता हूं मैं मीटर की? मैं बिल्कुल सही सर, आप नाम से बोल दिया। अब इसमें सवाल पूछता है कि शंट की क्या वैल्यू होगी। क्या पूछा जाएगा बेटा आपसे कि शंट की क्या वैल्यू होगी? तो आइए मैं निकालता हूं, देखना ध्यान से। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में। बिल्कुल, तो क्या मैं कह दूं आई जी इंटू जी शुड बी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। बिल्कुल सही सर। दैट मीन्स एक्चुअली वॉट? That means actually G as, correct है बेटा? करेक्ट है। I by IG माइनस 1 इंटू एस, बिल्कुल सही। I अपॉन आई जी किसके बराबर है वीरे? ईटा के बराबर है। तो क्या मैं लिख दूं G as ईटा माइनस 1 इंटू एस, और यू कुड से द वैल्यू ऑफ S as G अपॉन ईटा माइनस 1। व्हाट इज ईटा? ईटा इज एफिशिएंसी, नाप पाता है अपॉन नाप पाता था। चमका कि नहीं चमका वीरे? बिल्कुल सही। तो यहां से एस की वैल्यू आपने निकाल ली। अच्छा, एमीटर अगर आपको निकालना हो तो क्या मैं बोल सकता हूं ए इज नथिंग बट एस पैरेलल जी बेटा? अरे बिल्कुल सही सर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मुझे बताओ? द वैल्यू ऑफ ए विल बी जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। अभी देखो आपने, देखना ध्यान से, g इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। जरा मुझे बताओ बेटा यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? यहां से सिंपली देखना ध्यान से, व्हाट इट एक्चुअली गिव यू। तो यहां से क्या मिल जाएगा? देखना ध्यान से, यहां से आप लिख सकते थे g अपॉन s को नीचे ले जाता हूं 1 प्लस जी बाय एस। क्लियर है कि नहीं बेटा? बिल्कुल सर। तो g बाय एस किसके बराबर है? ईटा माइनस 1 के बराबर है। ईटा माइनस 1 के बराबर है, तो a की वैल्यू आ जाएगी g अपॉन ईटा।
क्लियर है कि नहीं है बेटा? आपको खाली ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। इनफैक्ट ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जब वोल्ट मीटर पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज आएगी, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्या बेटा? ईटा नाप पाता है अपॉन नाप पाता था आई अपॉन आई जी, वैसे ही एस की वैल्यू जी अपॉन ईटा -1 और ए की वैल्यू जी अपॉन ईटा। डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? बिल्कुल सही। अगला क्या आता है बेटा? अगला आता है वोल्ट मीटर। बात करते हैं वोल्ट मीटर की। किसकी बात करते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर की। इसके अंदर भी वही कुछ समस्या है। देखो क्या समस्या है। वोल्ट मीटर के अंदर क्या समस्या है, ध्यान से देखना कि भाई अगर वोल्ट मीटर को करंट मेजर करना है, मतलब वोल्टेज मेजर करना है, तो ऑब्वियसली इसको पैरेलल लगाना पड़ेगा इसके। क्लियर है कि नहीं? वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? बिल्कुल सही। और अगर आपने इसके पैरेलल लगाया, ठीक है, और इसके पास अगर कुछ रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर है समझ, गैल्वेनोमीटर इसका काम कर रहा है, तो क्या करेगा बताओ मुझे? अगर सिंपल रेजिस्टेंस होता मेरे भाई आर, करंट वी, तो एक्चुअली रीडिंग दिखा देता V इज इक्वल्स टू आई आर। बट व्हाट विल एक्चुअली हैपन इफ यू यूज गैल्वेनोमीटर हियर? क्या यूज कर लो? अगर आप गैल्वेनोमीटर यूज करने लग जाओगे तो समस्या हो गया। इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इसका ऑलरेडी कुछ रेजिस्टेंस, अगर इसका कुछ ऑलरेडी है, राइट, तो यहां जाने वाला करंट आई की जगह अब आई डैश हो जाएगा बेटा। टोटल करंट आई आ रहा था, कुछ करंट इधर चला गया, बट इट विल नॉट, आई विल नॉट गो इन दिस रेजिस्टेंस आर। सो वी डैश यहां से कितना निकल के आ जाएगा? आई डैश इंटू आर, जो मेजर कर लेगा। तो अगर आपसे कोई परसेंटेज एरर पूछ लेगा तो क्या लिख दोगे बेटा? आप लिख दोगे v माइनस वी डैश अपॉन वी इंटू 100। तो इट विल शो सम एरर। समस्या कहां आ रही है? समस्या तब आ रही है जब इसके अंदर कुछ करंट जा रही है। इसके अंदर कुछ करंट ना जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा जरा सोच सकते हैं आप। और एक और समस्या है, दूसरा एक और समस्या है, इट कैन मेजर मैक्सिमम वैल्यू। कितना मेजर कर सकता है? Vg के बराबर, दैट इज Ig इंटू जी मेजर कर सकता है। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। पर उससे ज्यादा अगर आया तो मैटर क्या हो जाएगा? क्लोज। दो समस्या, एक तो एरर दे रहा है जो पिछले में दे रहा था, और दूसरा मेजर भी ज्यादा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? वोल्ट मीटर बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसके अंदर करंट कम जाए, मैक्सिमम करंट यहां चली जाए, आई जो आए पूरी की पूरी यहां चली जाए, उसके लिए वो जो गैल्वेनोमीटर ऊपर लगा उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? जरा सोच के बताओ। सर वहां करंट जा ही ना, इसका मतलब सर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रख दो, आपका काम हो जाएगा। दैट्स वेयर इट कम्स बच्चे, दैट्स वेयर द एक्चुअल पिक्चर कम्स। तो मैं क्या कर लूं? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं जिसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाए, तो इट विल एक्चुअली गिव यू व्हाट बेटा? अ वोल्ट मीटर। करेक्ट है कि नहीं? इससे दो बेनिफिट है बेटा, एक तो जाने वाली करंट कम हो गई, दूसरा अब ये जो मेजर कर पा रहा है, करेक्ट है कि नहीं? ये रहा बेटा आपका Ig, है ना? अब जो मेजर कर पा रहा है वो कितना मेजर कर पा रहा है? Ig इंटू जी प्लस एस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? बिल्कुल सही सर, एकदम बूम बूम। अच्छा, पहले कितना मेजर कर पाता था? Ig इंटू जी। अरे सर ये तो आप एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, नाप पाता है अपॉन नाप पाता था। नाप पाता है अपॉन नाप पाता था। कितना नाप पाता है बेटा? सर अभी तो Ig इंटू जी प्लस एस नाप पाता है, अपॉन कितना नाप पाता था बेटा? सर Ig इंटू जी नाप पाता था। अच्छा सर, मैटर से मैटर को क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए, और यहां से क्या मिलेगा? ईटा टाइम्स ऑफ जी इज इक्वल्स टू जी प्लस एस, और एस इज ईटा माइनस 1 इंटू जी। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही होगी आपको खटाखट। अच्छा, V को क्या बोल सकते थे बेटा? आप सीधे बोल सकते थे G और S सीरीज में हो तो V बनाते हैं। बिल्कुल सही सर। तो यहां से आप V के वैल्यू बोल सकते थे क्या बेटा? G प्लस एस, दैट इज ईटा टाइम्स ऑफ G। मैटर क्या हो चुका है? क्लोज। अच्छा, अब देख मैं एक चार्ट बना रहा हूं, चार्ट को तू खटाक से याद कर सकता है और कभी तेरे को समस्या नहीं होगी वोल्ट मीटर और एमीटर के कैलकुलेशन में। देख क्या चार्ट देख।
सबसे पहले यहां लिखता हूं मैं वोल्ट मीटर, यहां लिखता हूं एम मीटर, यहां लिखता हूं एफिशिएंसी, यहां पे शंट की वैल्यू, हाँ या ना, और यहां पे किसकी वैल्यू बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर। तो इसके अंदर वोल्ट मीटर के अंदर V बाय वी जी नाप पाता है अपन नाप पाता था, एमीटर के अंदर I बाय आई जी। बहुत बढ़िया सर, शंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए तो इसीलिए यहां प्रोडक्ट में लिख दूं क्या बेटा, ईटा -1 इंटू जी। सर शंट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए सर, इसीलिए तो डिवाइड हुआ है, डिवाइड कम करता है, मल्टीप्लाई चीजों को बढ़ाता है। बिल्कुल सर, यहां पे आरवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट में हो जाएगी, और यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, डिवीजन में हो जाएगी। अगर तूने बच्चे ये चार्ट याद कर लिया, तेरे को जिंदगी में कभी समस्या नहीं जाएगी वोल्ट मीटर और एमीटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। चमका कि नहीं चमका, तो इसी के साथ हमने वोल्ट मीटर और एमीटर भी कर लिया है। अब देखते हैं इसके बेस कुछ प्रॉब्लम। लेट अस सी व्हाट डज द प्रॉब्लम सेज। इट सेज अ गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 0.006 एम्पियर करंट. By connecting it to 4990 resistance, it can be converted into voltmeter of range 0 to 30 volt. If connected to this resistance, it becomes an ammeter of range this. The value of n is. Simple सवाल है, देखना ध्यान से. A galvanometer gives a full scale deflection of this. IG आपको दे रखा है बेटा, maximum कितना deflection दे सकता है? That is 0.006 amp. Clear है? By connecting it to a 4990 resistance, it can be converted into a voltmeter of 30 volt. हाँ या ना, देखो ध्यान से. तो S की वैल्यू देखो, मतलब क्या बोल रहा है, देखो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ आपने 4, देखो कितना ज्यादा है 4990 ओम. क्लियर है? तो इससे ये जो वैल्यू दे रहा है मेजर करके, ये कितनी दे रहा है बेटा, देखो ध्यान से, 30 वोल्ट. तो 30 वोल्ट इज व्हाट बेटा, IG टाइम्स ऑफ G प्लस 4990. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है? क्लियर. आगे बढ़ते हैं सर. इफ कनेक्टेड टू 2n/249, इट बिकम्स एन एमीटर ऑफ रेंज 1.5 एम्पियर. क्लियर है? क्लियर है. सबसे पहले तो देखते हैं ध्यान से, अगर इसी को इससे कनेक्ट कर दिया जाए, एमीटर है तो पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा. बिल्कुल सही सर. कितने से? 2n/249 से, राइट? तो इट बिकम 1.5 एम्पियर तक की करंट मेजर कर सकता है. क्लियर है या नहीं है? देखो ध्यान से, सवाल अच्छे से समझो, कोई समस्या नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है. यस सर. तो अब आपसे क्या पूछा है कि इस n की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सवाल है, बिल्कुल सही है. तो एक बात बताओ, यहां IG की वैल्यू अगर आप पुट करो 30 इज इक्वल्स टू, क्लियर हो गया? बिल्कुल सर, 6/1000. क्लियर हो गया कि नहीं बेटा? बिल्कुल सही. शुड बी इक्वल टू G प्लस 4990. राइट? राइट सर. This will give you what? 6 5 30, 5000 is equals to G plus 4990. G की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एग्जैक्टली 10 ohms. हाँ या ना? बिल्कुल सही. G की वैल्यू अगर 10 ohm आ चुकी है तो आपको पता है क्या, शंट जो होता है, ये शंट जो होता है वो क्या होता है? G अपॉन ईटा -1 होता है कि नहीं? बिल्कुल. ईटा क्या होता है? नाप पाता है अपॉन नाप पाता था. बिल्कुल सही. तो शंट की वैल्यू दे रखी है 2n/249 इज इक्वल्स टू G की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 अपॉन नाप पाता है अपॉन नाप पाता था. कितना नाप पाता है बेटा? 1.5 एम्पियर नाप पाता है अभी मेरे भाई, अपॉन कितना नाप पाता था छोटे? 6/1000. मतलब यहां पे ऐसा लिख दूं मैं, 3/2 इंटू 6/1000 -1. देख लो ध्यान से, किसी को कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी, समस्या
बिल्कुल नहीं है सर। दिस विल गिव यू व्हाट बेटा, 2n अपॉन 249 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 3000 अपॉन 12, राइट, 3000 अपॉन 12 माइनस 1 है ना, 12 दूनी 24, 12 पाँचे 60, 250, तो हो जाएगा 2n अपॉन 249, 2n अपॉन 249, that should be is equals to 10 upon 249, right? 250 minus 1, it will get cancelled, value of n will obtained as 5. All righty, right everyone? सो आई होप आपने तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा मेरे साथ, राइट। तो इस पे बेस्ड और भी अगर आपको कोई भी जेईई एडवांस का पीवाईक्यू देखे, खट से सॉल्व करें, और सूर्य सर की ये ट्रिक जरूर याद रखें बेटा, क्या नाप पाता है अपॉन नाप पाता था से आप ईटा निकालें, उसके बाद आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एक में ईटा -1 मल्टीप्लाई में होगा, एक में डिवाइड में होगा, एक में ईटा मल्टीप्लाई में होगा, एक में डिवाइड में होगा। मल्टीप्लाई में किस में होगा, जिसमें शंट की वैल्यू अपने को ज्यादा चाहिए होती है, दैट इज वोल्ट मीटर। डिवाइड में क्या होगा, जहां पे अपने को कम चाहिए होती है, दैट is ammeter, and that is how we have completed this all 3 electrical measuring instruments. ऑलराइट प्यारे बच्चों, ऑलराइट सर। चलिए तो आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कितना मजा आया, और आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। इसी के साथ आप जेईई एडवांस फोड़ते रहें। और हाँ, एक चीज और, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है बेटा बहुत अमेजिंग कंटेंट के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत फन आता है, वहां पे हम लोग अपने गाइडेंस सेशन भी देते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे।